हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। आपके बीच में आज एक नया आगाज जो है होने वाला है और मुझे यकीन है और विश्वास भी है कि ये जो एक नई शुरुआत मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं और ये शुरुआत जो है ना आपकी लाइफ के अंदर बहुत बदलाव लेकर आएगी। जरूरी नहीं है, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि हम किसी बात को इसलिए जाने ताकि किसी परीक्षा के अंदर बैठ सकें। कई बार जिंदगी का इम्तिहान देने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। ओके जी, तो इसी तैयारी को आइए जरा कनेक्ट करते हैं डेली कानूनी अपडेट से। ये एक ऐसा एपिसोड सीरीज है जो सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो हर उस इंसान के लिए है जो कहीं न कहीं आज की दुनिया के अंदर जी रहा है। बस आपसे एक ही चाहता हूं कि अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे, अगर लगे तो, और मेरा विश्वास है जरूर लगेगा, अगर लगे तो इसको जो है चलने देना। अब कैसे चलने देना है वो आज की दुनिया में बताने की जरूरत नहीं है, सीधा मुद्दे पर आता हूं। देखो, कानून जो है वो कई तरह के बदलाव लाता है और इन्हीं में से कुछ सिलेक्टेड बदलाव को मैं आपके बीच में डेली इसी समय 9:30 बजे लाने वाला हूं। ठीक है, अटेंड कीजिएगा। सबसे पहला हमारे पास में कानूनी अपडेट क्या है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को सबसे पहले तो इस पावन दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जो है शिव और साथ ही साथ में शक्ति, शिव और शक्ति दोनों का अद्भुत समागम है। आज शक्ति दिवस भी है। शक्ति दिवस बोले तो इंटरनेशनल विमेन डे भी है अपने आप में, यानी कि जो है नारी शक्ति का दिन है। तो भैया इधर नारी की शक्ति का आशीर्वाद साथ में है, इधर शिव की शक्ति का आशीर्वाद साथ में है, और इसी के साथ में आगाज करते हैं डेली कानूनी अपडेट का। ठीक है, तो आपके सामने पहला जो अपडेट है वो क्या है, जरा देखिए। नंबर 1, एक मामला आया है दिल्ली हाईकोर्ट का और उसमें यह कहा गया है कि जो राशन कार्ड आप यूज करते हो ना, राशन कार्ड, आज के बाद इसको रेजिडेंस के प्रूफ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी एक ऐसे मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो राशन कार्ड को एक्सेप्ट करते भी नहीं है, और अब तो इस निर्णय के बाद में मामला अपने आप में अलग ही हो गया। तो अगर आप अपने वॉलेट के अंदर राशन कार्ड का मामला लेके घूम रहे हो तो भैया ध्यान रखना, आपकी आइडेंटिटी को, आपके रेजिडेंस को इस आधार पे नकारा जा सकता है। तो ऐसा क्या कहा, जरा आइए समझते हैं। देखो, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो राशन कार्ड होता है ना, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली के तहत ये जो राशन सामग्री है उसको प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। इससे आप किसी भी रेजिडेंस का, किसी भी पते का प्रूफ है जो नहीं मान सकते। यहां पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस चंद्रधारी सिंह जी थे जिन्होंने ये कहा कि पुनर्विकास के बाद पुनर्वास योजना के तहत वैकल्पिक आवास की मांग करने वाले कठपुतली कॉलोनी के पूर्व निवासियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बोला कि योजना के तहत लाभ का अगर आपको दावा करना है तो अनिवार्य दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड की अनिवार्यता मनमानी और अवैध है। यानी कि एक तरीके से लोगों के बेनिफिट के लिए दिल्ली हाईकोर्ट आगे आया और इसने बात, यानी कि भैया एग्जैक्टली राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने के लिए है। आप ये नहीं कह सकते कि राशन कार्ड जो लाएगा उसी को योजना का बेनिफिट मिलेगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई भी सरकारी स्कीम है जिसके तहत यह कहा जाता है कि राशन कार्ड होगा तो ये आपको इस सरकारी योजना का बेनिफिट मिलेगा, जो खासकर एरिया बेस्ड है या कोई पुनर्निर्माण या पुनर्निवास संबंधी कोई स्कीम है, रिहेबिलिटेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो ध्यान रखना राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं हो सकती। तो दिल्ली हाईकोर्ट का मोहम्मद हकीम और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, ये आपके 29 फरवरी लीप ईयर की डेट का जजमेंट है। याद रखना, 4 साल में एक बार ये डेट है जो आती है, और ये मामला आपके सामने। पहला पॉइंट यहां पर आपके सामने ये। अब दूसरे सेगमेंट को समझने की अपन क्या करते हैं, कोशिश है जो करते हैं। पूजा जी प्लस क्लास का डाउट यहां पे मत पूछिए, आपको मौका मिलता है जिस प्लेटफॉर्म पे जो डाउट पूछना होता है वहां पे पूछिए प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। डायग्रामेटिक नोट्स के अब तक शुरुआत आपने देखी कहां है, आप धीरे धीरे इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो अब यहां पर है राशन कार्ड वाला पॉइंट, ये पहला पर्सपेक्टिव। अब दूसरे पर्सपेक्टिव आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, एक स्कीम चल रही है जो अभी तक कागजों में नहीं आई है, और उस स्कीम का नाम है पति बचाओ स्कीम। आप लोगों ने सुनी, नहीं सुनी? चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या होती है पति बचाओ स्कीम के तहत मामला। आजकल क्या होती है कि देखो, वैसे तो नारी शक्ति दिवस है, हम तो भैया बड़े ही करबद्ध होकर सम्मान भी करते हैं इस बात का, लेकिन कहीं न कहीं कुछ नारी जो होती है बड़ी एकदम क्रूर हो जाती है, और ऐसे केस में फिर पति की बच जाती है मैंड।
तो यहां पर जो है, यहां पर एक मामला आया। क्या मामला आया जरा समझने की कोशिश करना। देखो पति पत्नी का मैटर था, इसलिए केस ने इसका टाइटल, कोर्ट ने इसका टाइटल क्या दिया, एक्स वर्सेस वाई। अब हुआ ये मामला कि शादी के बाद पति महोदय ने कह दिया होगा कि भाई तुम बैठी रहती हो, काम काज कुछ करते नहीं हो, घर का काम काज ही कर लिया करो। तो श्रीमती जी को आ गया गुस्सा और बोला ऐसा कैसे बोल दिया, आधुनिक जमाने की औरत होकर मुझसे तुम घर का काम करवाते हो। हालांकि वो बात अलग है, मैं दूसरा कोई काम नहीं कर रही हूं, बट फिर भी तुम मुझसे घर का काम करवाओगे। उसने ठोक दी कोर्ट के अंदर पिटीशन विटीशन, जितने इधर उधर के सारे केसेस लगाने थे उस बेचारे पति पर लगा दिए। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि हम तुम्हारे माता पिताजी के साथ में रहना भी पसंद नहीं करते। पति ने बोला चलो भाई ठीक है, गृहस्थी बचाओ। बेचारे ने अलग से जो है हाउसिंग फैसिलिटी मतलब घर किराए पे लिया, लेकिन श्रीमती जी को वो भी पसंद नहीं आया। श्रीमती जी फुदक के वापस अपने माता पिता के पास रहना शुरू कर दिया। ये कहानी नहीं, ये रियल घटना है इस केस की जो आपके सामने आ रही है। तो फाइनली मामला पहुंचा फिर दिल्ली हाईकोर्ट के पास और पति ने अपनी सारी पीड़ा सुनाई और इस पीड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुना। और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा आइए हम सुनते हैं जरा। उसने ये कहा कि भैया शादी के बाद परिवार से अलग होना हमारी वैसे संस्कृति नहीं है, और इस तरीके से पति द्वारा पत्नी से घर का कामकाज करवाना ये कोई क्रूरल्टी वुरल्टी कब से हो गई, इट्स नॉट क्रूरल्टी। और पति ने फिर क्या था, तलाक मांगा था पत्नी से कि भैया मुझे इस नारी से बचा लो। और कोर्ट ने कहा तथास्तु, और कोर्ट ने उसको तलाक मंजूर कर दिया। तो यहां पर एक घरेलू मामला था, घरेलू मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद अगर एक पति द्वारा अपनी पत्नी से घरेलू काम करने की अपेक्षा की जाती है तो वो क्रूरता नहीं कही जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा पति को अपने परिवार से अलग रखने के लिए कहना क्रूरता के समान है। और ये जो बात है ना जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कही, कौन सी, परिवार से अलग रखने वाली, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पहले कह दी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी मैटर आया था नरेंद्र वर्सेस मीना के नाम से, नरेंद्र वर्सेस मीना के नाम से मैटर आया था। और उसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक बेटे को अपने परिवार से अलग होने के लिए कहना क्रूरल्टी है, क्रूरता है। तो हे आधुनिक नारी, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं संबोधन दे रहा हूं, हे आधुनिक नारी, अगर तुमने अपने पतिदेव को उसके परिवार से अलग करने की जिद ठान रखी है तो मान जाओ नरेंद्र वर्सेस मीना का जजमेंट तुम्हारे फेवर का नथी छे। नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यह है कि देखो भाई या तो मिलजुल के काम करो, पैसा वैसा ला के थोड़ा सा मामला सेट करो, मेड वेड रख लो, है ना, कोई फिर डोमेस्टिक सर्वेंट रख लो। अदरवाइज अगर थोड़ा हाथ वाथ बैठा दो तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। इज दैट क्लियर। तो एक्स वर्सेस वाई का ये जजमेंट हालांकि है दिल्ली हाईकोर्ट का, लेकिन ये एक नजीर वाला जजमेंट है जो आने वाले समय में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि थोड़ी इसमें संभावना दुरुपयोग होने की भी है। कैसे दुरुपयोग होने की है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शायद दुरुपयोग ये भी तो हो सकता है ना, अब हर पति जो है अपने घर में एक्स वाई वर्सेस दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट की कॉपी रखेगा और सुबह शाम लगा चाय लगाओ, एक कप है, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, वगैरह वगैरह। यानी कि अब इस जजमेंट का एक दुरुपयोग ये भी हो सकता है कि कहीं कहीं जो है पत्नी जी से जो है पूर्णतया जो कौन सा व्यवहार किया जा सकता है, नौकर वाला। लेकिन लेट्स सी क्या होता है यहां पे। खैर, तो इस तरीके से ये एक क्रिएटिव इमेज आप लोगों के बीच में है कि यहां पे हस्बैंड को बचाने का एक प्रयास है जो किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अपडेट जो है, तीसरा कानूनी अपडेट क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश है जो कीजिएगा। देखो भाई, ऐसा है कि कई बार कुछ मैटर ऐसे आते हैं जो बड़े ही शानदार होते हैं, और वहां पर क्या होता है, वहां पे फिर सुप्रीम कोर्ट की एक जज नहीं, दो जज नहीं, मल्टीपल जजेस की जो क्या करती है, पीठ है जो बैठा करती है। अब ऐसा ही एक जजमेंट जो है यहां पर सामने आ रखा था। क्या था कि बुधवार को कहा कि संविधान संसद को खनिज विकास का समस्त अधिकार नहीं देता है। राज्यों के पास में भी जो ये मिनरल्स हैं, ये जो माइंस वगैरह हैं, उनको रेगुलेट करने की शक्तियां। अब देखो ये मैटर आया कहां से, ये जो आपको त्रिकोणनुमा चीज दिखाई दे रही ना, ये हमारे देश की नई वाली संसद है। नई वाली क्या है, पार्लियामेंट है। अब जरा इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना। हमारे पास में संविधान में आर्टिकल 246 है जो ये कहता है कि जो आपका सेंट्रल है यानी कि जो पार्लियामेंट है वो आपके यूनियन लिस्ट पे कानून बनाएगी, जो राज्यों की विधानसभा विधानमंडल है वो स्टेट लिस्ट पे कानून बनाएगा, और जो आपके समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है वो कहां पर आएगा, वो एक तरीके से आपके दोनों के लिए। तो यहां पर इन्होंने यही बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया ये जो आपके माइंस और मिनरल का मैटर है वो एक तरीके से दोनों के लिए होता है। ये आपकी यूनियन लिस्ट की आपकी एंट्री 54 का मैटर के साथ साथ यहां पर
उसका मैटर भी है जो आता है। अब देखो ये जो 9 जजेस की जो संविधान पीठ थी कौन से मैटर में डील कर रही है, आप चाहे तो नाम नोट कर सकते हैं। ये है आपके इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कौन सा मैटर है ये? इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्या मैं इसको लिखूं यहां पर? अगर देखो जाने अनजाने जल्दबाजी के अंदर कोई ऐसी न्यूज, हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि आपके सामने कोई भी गड़बड़ न्यूज नहीं है, फिर भी आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। क्या नाम इसका? इंडिया सीमेंट लिमिटेड, इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस आपका तमिलनाडु वाला मामला है, जो यहां पे क्या होता है, डील है जो होता है। ठीक है, चलो अब जो कमी रहती है ना बस उसी को खरीदना। सर इसमें डेट कहां है? अरे ढूंढ लेना, थोड़ा बहुत तो मेहनत कर लो भाई, है बस एक पॉइंट जहां पे कमी रहता है ना, मुझे ये लगा ही था कि मैंने कहा डेट का मामला चल रहा है, इट्स मैटर जो है वो अभी आपके क्या एक तरीके से गोइंग ऑन है, ये कोई जजमेंट फाइनलाइज वाला नहीं है, ये एक तरीके से बीच बीच बातें हैं जो हो रही है। नाउ अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं अपन फोर्थ पॉइंट के अंदर। अब देखो भैया 2 बैंक जो है अभी रडार पे चल रहा है, ये आप सबके काम की न्यूज है। 2 बैंक जो है वो अभी क्या चल रहे हैं, रडार पे चल रहे हैं। एक तो आपका चल रहा है यूको बैंक और दूसरा चल रहा है एसबीआई। यूको बैंक का आपको मामला पता है क्या हुआ था? यूको बैंक के अंदर अभी 820 करोड़ का गजब खेल हुआ। कैसे हुआ? जैसे मान लो कि कोई कस्टमर है जो यूको बैंक में अकाउंट खोल के बैठा है, ठीक है, उसके बैठे बैठे चांदी हो गई। कैसे चांदी हुई? किसी और बैंक के कस्टमर ने यूको बैंक के कस्टमर को मान लीजिए आईएमपीएस करने का प्रयास किया, ठीक है, तो उसका ट्रांजैक्शन हो गया फेल्ड। ट्रांजैक्शन तो फेल्ड हो गया, लेकिन यूको बैंक के अंदर पैसा आता रहा। उन लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई, कुछ लोगों ने विड्रॉ करा दिए, कुछ ने क्या कर दिए। तो अब इसकी जो है ना सीबीआई जांच चल रही है, और लगभग यूको बैंक ने क्या किया, 7 अलग अलग जो है 7 शहरों के 6 राजस्थान और महाराष्ट्र में ये मामला है जो चल रहा है। तो अगर आपका यूको बैंक के अंदर अकाउंट है तो बच के रहना, अगर गड़बड़ी से कोई पैसा आया है तो भैया खर्च मत करो, तुम समझदार हो, बट ये सीबीआई तुम्हारी भी काका जी दादाजी से भी ज्यादा समझदार बैठी, क्योंकि इसके पास पावर है। इनके पास क्या है? पावर जो है वो, इसलिए पैसा आ रखा है तो गनीमत है। यूको बैंक को एक मेल डालो कि भैया हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, ले जा तुम्हारा पैसा, वरना सीबीआई घर तक आ सकती है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं, सीबीआई घर तक आ सकती है। तो यहां पर ये मामला है 820 करोड़ का, तो इसलिए आसानी से छोड़ा तो नहीं जाएगा। राजस्थान और महाराष्ट्र के लगभग 67 अलग अलग स्थानों पर तो ऑलरेडी तलाशी ली जा चुकी है, और भी आगे तलाशी जो है वो जारी है और आप तक भी पहुंच सकती है। आगे बढ़ते हैं अपन यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे, समझिए। तो अगला पॉइंट हमारे बीच में कौन सा आता है जरा उसको, अच्छा एक एसबीआई का पॉइंट रुक गया यार बीच में, क्या दूसरा कमेंट आती फिर दिमाग भटक जाता है। यहां पे मैं तुमको नोट्स क्या ऐसे ही बढ़वा दूंगा, क्लास पे तुम पेड क्लास में नहीं आओगे ना, तो वो भी नोट्स जो है टेलीग्राम पे शेयर हो जाएंगे। ओके जी, उसकी चिंता काहे करते हो? ठीक, नाउ अंडरस्टैंड। लीगल अपडेट पे फोकस कर लो, हमारा करबद्ध निवेदन है, एक नया इनिशिएटिव है आप सभी के लिए। अब देखो यहां पर क्या है, एसबीआई का क्या मामला चल रहा है। देखो भैया एसबीआई में ऐसा हुआ कि एक लीगल टॉपिक है जिसको बोला जाता है चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड का एक प्रोविजन है जो लाएगा। अब मामला यहां पे ये अटक रहा है कि इसके अंदर जो है ना वो डिस्क्लोजर नहीं आया कि भाई अज्ञात लोगों से इतना सारा पैसा आ गया, लेकिन डिस्क्लोजर नहीं आ रहा है। तो फाइनली एसबीआई को बोला कि भाई तुम एक काम करो, ये सारी डिटेल जो है वो इलेक्शन कमीशन को दो। 6 मार्च का टाइम पीरियड दिया गया, लेकिन एसबीआई ने सोचा कि हम बड़े वाले बैंक है, ऐसे कॉलर ऊंचा करके चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रुको तुम्हारे तो हमारा कहना नहीं मानते हो। तो फिर क्या हुआ, वहां पर एक एनजीओ आया। क्या नाम था एनजीओ का? एनजीओ का नाम था यहां पे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट साहब है प्रशांत भूषण, उनके माध्यम से एक पिटीशन फाइल की, कंटेम्प्ट पिटीशन जिसको बोला जाता है। और कंटेम्प्ट पिटीशन के तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को क्या कर दिया कि भैया अब इसको हम कंटेम्प्ट पिटीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने का मतलब ये हो गया कि अब एसबीआई की बैंड बजेगी, उसको फटाफट सारी डिटेल देनी पड़ेगी। चुनावी बॉन्ड के संबंध में बड़ा शानदार मैटर है जो चल रहा है। ये मैं आपको वो मुद्दे लेकर आया हूं जो देश में अभी आग की तरह फैले हुए हैं। ठीक है जी, चलो अब इसी बीच में मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। और ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी है हमारे ही देश के एक क्रिकेटर आर अश्विन की। शायद आप इनको जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं आपकी जानकारी देना चाहता हूं कि अनिल कुंबले के बाद में 500, अनिल कुंबले वही शख्स
जब उसका फेस टूट गया था ना, तो वो पट्टी बांध के मैदान के अंदर जो है बॉलिंग कर रहा था। समझना, जोश और उम्मीद की एक अलग कहानी होता है जब कोई खिलाड़ी अपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस देता है। अब जरा समझिए तो यहां पर क्या हुआ, आर अश्विन की जो मदर है उनका नाम है चित्रा रविचंद्रन। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद देखना कि परिवार जिसको हम लोग कई बार कमजोरी समझते हैं ना, वो हमारी सच्ची ताकत भी है जो होता है। तो आर अश्विन की मदर जिनका नाम है चित्रा रविचंद्रन, ये क्या थी, आईसीयू के अंदर है। आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि जब हालत बहुत हद से ज्यादा बिगड़ जाती तब मामला यहां पे लाया जाता है। तो आईसीयू में क्या थी, बेहोश थी, और इनका बेटा जो है वो मैच बीच में रामालिज रख के अस्पताल पहुंचा। तो एक बार होश में आई तो उन्होंने देखा बेटा तू यहां पे क्या कर रहा है, वापिस बेहोश हो गई। वापिस होश में आई, आते ही पता है उसने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। उस मां ने अपने इस बेटे को क्या का शब्द कहा, तो उन्होंने ये बोला कि तू यहां पे क्या कर रहा है, तुझे मैच में होना चाहिए। खुद बेहोशी की हालत में, बार बार बेहोशी के अटैक आ रहा है, लेकिन अपने बेटे को कमजोर नहीं कर रहे। आर अश्विन आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि अगर 2-3 दिन टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो रोड पे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना फैमिली सपोर्ट है जो होता है, जो बहुत मायने रखता है। अगर ये वीडियो परिवार के कोई भी सदस्य देख रहे हैं और आपके घर में अगर कोई भी बच्चा या बच्ची पढ़ाई कर रहा है, तो भैया एक बात हमारी मान लो, आप के कहने भर से उसको इतनी हिम्मत मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परिवार का कोई सदस्य ऐसे कहता है ना, पीठ पे हाथ थपथपाता ना, कहता तो चिंता मत कर, एक प्रयास कर ले, जो भी होगा देखा जाएगा, अरे उसका जुनून जो है ना वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो परिवार के सदस्य हो तो अपने उस सदस्य को साथ साथ सपोर्ट जरूर करो जो लड़ रहा है एग्जाम मैदान के अंदर। एग्जाम भी आज के टाइम में किसी रणभूमि से कम नहीं होता। तो आर अश्विन की मां की तरह आपको भी क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटी है जो निभानी चाहिए। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि आपके लिए जरूरी है जानना। देखो भाई, यहां पर आप लोग शायद इनको जानते होंगे, अभी ये चर्चाओं में चल रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के ये एक्स जस्टिस है, कलकत्ता हाईकोर्ट के ये क्या है, एक्स जस्टिस है, और इनका नाम है अभिजीत गंगा उपाध्याय या गंगोपाध्याय। अभिजीत गंगोपाध्याय जी जो ऑनरेबल एक्स जस्टिस रहे हैं हमारे कलकत्ता हाईकोर्ट के, उन्होंने कर दिया रिजाइन। अब रिजाइन करने के बाद में फिर इन्होंने प्लान किया कि ये क्या करेंगे, ये एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन है जो करेंगे। ठीक, अब कलकत्ता ये बहुत कम ऐसा होता है। आपको पता है, मुझे नाम बताओ वो कौन थे सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस जो जैसे ही वहां से रिटायर्ड हुए उसके बाद उनको कोई पद अगर राज्यसभा मेंबरशिप दी गई तो फिर मामला एक बार तूफानी उठा था। नाम बताओ कमेंट बॉक्स में वो कौन थे, कुछ नाम है ऐसा, याद करो फटाफट, कमेंट बॉक्स में नाम आना चाहिए। तो ऐसा कैसा यहां पर भी हुआ, तो पश्चिमी बंगाल की जो सरकार है और उसके तृणमूल कांग्रेस के जो महासचिव है ना, आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपके संदेश खाली का एक मामला चल रहा है देश भर में, शायद आपको जानकारी है या नहीं है, वो आपके पश्चिमी बंगाल का ही है संदेश खाली, जिसमें तथाकथित रूप से कुछ ऐसे आरोप लगे हैं कि पॉलिटिकल नेताओं ने महिलाओं को जो है इस तरीके से रेप किया, और रेप करने के बाद उनको बोला ये लो पकड़ो पैसे और जो है क्या मत करना, किसी का मुंह मत, कोई भी मुंह में जो नहीं खोलेगा। तो उसको लेकर बहुत तांडव चल रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि दिल्ली अखबार की खबर के अंदर संदेश खाली के नाम से एक छोटा सा ब्लॉग है जो आ रहा है। तो ये वही पश्चिमी बंगाल, तो वहां पर क्या है, इनके महासचिव जो है अभिषेक बनर्जी, इन्होंने बोला कि आई विल सू यू इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला कि हम तुमको सुप्रीम कोर्ट में देखेगा, किसको, इन कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को, कि अगर तुमने बीजेपी ज्वाइन की, इसका मतलब तुम्हारे पिछले 2 साल के अंदर जितने भी जजमेंट है, हालांकि बात लॉजिकल भी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल के जो भी जजमेंट है वो राजनीति से प्रेरित है। और इसीलिए अब क्या होगा, देखो हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, ये हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक राज्य के स्तर पर न्याय की आखिरी उम्मीद उच्च न्यायालय है जो होता है, न्याय की आखिरी उम्मीद राज्य स्तर पर क्या होता है, हाईकोर्ट है जो होता है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट के ये जज साहब ने इस तरीके से रिटायरमेंट लिया, और इनके अगेंस्ट में जो महासचिव है वो क्या करने जा रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने वाले हैं, या फिर इनको सुप्रीम कोर्ट के न्याय रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि इनके लास्ट 2 सालों के जजमेंट को एक तरीके से निरस्त है जो किया जाए। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस केस में होता क्या है। आगे बढ़ते हैं अपन यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा सेगमेंट कौन सा, यस, अब देखो भैया, कहा जाता है कि सरकारी दामाद चाहिए, आप लोगों ने सुना होगा, है नहीं, किसी पुत्री का जो पिता होता है वो हमेशा क्या डिमांड करता है कि देखो भाई सरकारी नौकरी वालों छोरो मिल जावे तो और कहीं चीज है, छोरा बोलो तो लड़का, अगर गवर्नमेंट बच्चा मिल जाता है तो हमारी बच्ची खुश रहेगी। क्यों खुश रहेगी, क्योंकि इस तरीके के फरमान आते रहते हैं। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए बढ़ा दिया 4% से,
यानी कि अब तक जो इनका डीए बोले तो महंगाई भत्ता 4% बढ़ने के बाद लगभग 50% हो चुका है। 50%। तो हर साल बैठे बैठे इंक्रीमेंट है जो हो जाता है सरकारी नौकरी। और इतना ही नहीं, ग्रेचुटी जो पहले 20 लाख तक मिला करती थी, अब ग्रेचुटी और बढ़ गई है, 25 लाख है जो हो गई है। ये 2 निर्णय आए हैं हाल ही के अंदर कैबिनेट के अंदर। अब बताओ, इस तरीके से अगर प्रलोभन दिया जाएगा, इस तरीके से लालच दिया जाएगा, तो बेचारे वो लड़के कहां जाएंगे जिनके पास सरकारी नौकरी है जो नहीं है। खैर जो भी है, हमें क्या करना, हमें भावनाओं में नहीं बहना है, हमें कानूनी अपडेट को समझना है। क्या करना है, कानूनी अपडेट को है जो समझना है। तो आपके आसपास यहां वहां जहां कहां कोई सरकारी सेवक हो तो उसको ये खुशखबरी है जो दे दीजिएगा कि भैया तुम्हारी और बल्ले बल्ले है जो हो रही है। तो ये सारी बातें अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं एक टेक्निकल लीगल वर्ड। देखो, ये जो आपका कानूनी अपडेट है, ये डेली का आपके 15 मिनट से लेकर 30 मिनट का एक सेशन है जो रहेगा। और इस सेशन के अंदर मैं आपको प्रयास करने वाला हूं कि मैं आपको लीगल अपडेट भी दूं और साथ ही साथ में आपको डेली का डेली कोई ऐसा लीगल टर्मिनोलॉजी भी सिखाऊं। और वो लीगल टर्मिनोलॉजी क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश आप कीजिएगा। लीगल टर्मिनोलॉजी ये है कि यहां पर आपके टुडे टेक्निकल लीगल वर्ड ये साइबर तहसील। आप में से जिन लोगों को बहुत काम की चीज है इसलिए बता रहा हूं। साइबर तहसील है जो क्या होती है, साइबर तहसील मध्य प्रदेश में एक नया, आप समझ लो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक स्कीम स्टार्ट हुआ। स्कीम कह दो या फिर एक प्लेटफॉर्म कह दो। आपको पता है म्यूटेशन बनाने के जो काम का, अगर आप वकालत करना चाहते हो तो भी ये न्यूज आपके काम की है भैया, सुन लो। तो अगर मान लीजिए कि आपको म्यूटेशन फाइल करना है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मोस्ट ऑफ कुछ कामकाज करना है, अब आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाने वाने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं जाना है, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तहसीलदार साहब खुद हो सकता है चलते चलते निरीक्षण है जो करवाएंगे और फिर वहां पर है जो क्या होगा, वहां पर जो है आपको समय बचेगा और कहेंगे ये चीज आपको बेनिफिट है जो दे सकती है। तो इसको नाम दिया गया है साइबर तहसील। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन रहा है जिसके सारे जिलों के अंदर एक घोषणा हो चुकी है और ये लागू है जो होने वाली है। ओके जी, ये बात वहां पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट एमपी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी क्या होगा, इस योजना का क्या कनेक्शन है, क्या लिंकिंग है, वो ये है कि जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र आएगा, विधानसभा का जो अभी विंटर सेशन है, इसमें एमपीएलआरसी अमेंड होगी और एमपीएलआरसी एमपीसीजे के सिलेबस का पार्ट है। तो यानी कि मध्य प्रदेश सिविल जज के एग्जाम के अंदर एमपीएलआरसी चेंज होने वाला है। तो याद रखना साइबर तहसील क्या होती है, कई बार एग्जाम के इंटरव्यू के अंदर ऐसा पूछ लिया जाता है। तो भैया ये सारी बातें थी जो मुझे लगा आप लोगों के बीच में डेली, देखो डेली लेके आएंगे ऐसी 5-10 खबर ताकि आप लोगों को जो क्या है अपडेट है जो रहो। और एंड में आपको बताना चाहता हूं एक चीज, पहले तो मुझे ये बताना किस तरह का एपिसोड आपको कैसा लगा। अरे भैया तुम्हारे फ्री के लिंकिंग डायरेक्ट आ जाएंगे यार, जब कमिटमेंट किया है तो सुबह तुम्हारा एक का नहीं रोकेंगे, है ना, आपके पास आ जाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड, इस बात को समझो। ये जो आपके डेली कानूनी अपडेट का मामला है, क्या ये मुझे रोज कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे आप बताइएगा। क्योंकि कहीं की जो हमारी पढ़ाई होती है वो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी अगर हम प्रैक्टिकल चीजों के साथ चीजों को डील नहीं करेंगे तो, है ना। और वो हमें क्या करना है, करना ही करना है, ठीक है। और भी कोई चीज अगर आपको लगता है किसी ऐसे टॉपिक पर भी बातचीत करनी चाहिए जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बिंदास है जो बताइएगा। और हो सके तो आज के इस तरह के सेशन का फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे राजस्थान के अंदर एपीओ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का जो वैकेंसी है जो आ रहा है, या फिर आने वाले टाइम में राजस्थान जुडिशरी या यूपी जुडिशरी की जो वैकेंसी आने वाली है, अभी से तैयारी में लग जाओ। ध्यान रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता। और साथ ही साथ में आपको भी इंतजार नहीं करना चाहिए, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो, ओके। और अगर आपको लगता है कि आप अनअकैडमी की टीम के साथ जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपका ऐसा इंटेंशन है, तो मैं आपको 2 चीजों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। एक तो राजस्थान एपीओ के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल चीज आपके अनअकैडमी के साथ प्लान करवाया है, जिसमें रिकॉर्डेड मेजर लॉ तो एड ऑन है ही, लाइव होगा आपके सारे माइनर लॉ और राजस्थान के जो लोकल क्रिमिनल लॉ है वो भी, हिंदी इंग्लिश भी, और 3 मॉक टेस्ट भी। ये तो आपके लिए चीज है। और दूसरा एक स्टार्ट करने वाला हूं मैं आपके 14 मार्च से एक रेगुलर सेगमेंट जो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा। और ये स्पेसिफिकली राजस्थान और यूपी को मैं फोकस कर रहा हूं, राजस्थान यूपी को फोकस है जो कर रहा हूं, रेगुलर सेगमेंट होगा। इतना ही कहना चाहूंगा, डोंट मिस इट।
आपके लिए ये चीज यूजफुल है जो होने वाली है। बाकी चॉइस आपका। कल आपके एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, उसकी भी आपको छोटी जानकारी। अगर आप फाइनेंशियल रूप से किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो देखो आपको एक बात बता देता हूं कि यहां पर आपके सामने एक चीज है और वो ये है कि अच्छा ये अपना ही चल रहा है ना, ठीक है। यहीं पर मुझे आपको कम्युनिटी दिखाना है। इसके कम्युनिटी पोस्ट के अंदर क्या स्माइल देखी आप लोगों ने? ऐसी स्माइल हमारे पास भी होगी जब हम लोग कुछ ना कुछ हासिल है जो कर लेंगे। क्या हो गया? नो थैंक्स, ये कह रहा है प्रीमियम वर्जन लो। लेट रिफ्रेश इट। आई थिंक ये हैंग हो गया ना, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। तो आपको क्या करना है, ये हैंग हो गया। हैंग इसलिए हो गया कि शायद वो न्यूज बताना नहीं चाहता। स्कॉलरशिप टेस्ट है कल सुबह 10 बजे अनअकैडमी ऐप पर होगा, डोंट मिस इट। थैंक यू सो मच। और इस सेशन के अंदर मैं सिर्फ एक ही प्रयास करना चाहता हूं, कानूनी अपडेट को आपके दिमाग के साथ लिंक है जो करना। सो लेट लिंक द लाइफ विद द लॉ। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक जरूर दिखिएगा कमेंट बॉक्स